हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बढ़िया ना? फर्स्ट क्लास, चंगे में? हाँ सर, चंगे में, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हम लोग को आज एक नया चैप्टर की स्टडी करनी है। मीन्स हम लोग जो आज एक नए चैप्टर की स्टडी करने जा रहे हैं, पहले तो मैं ये बता दूं, दैट इज योर रिटर्न ऑफ इनकम। The most important topic, not only for the students for their examination purposes, but also for those who are just doing their practice as an accountant, as a lawyer or chartered। हम लोग जो बात करेंगे आज रिटर्न ऑफ इनकम की बात तो करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें कई अमेंडमेंट आए हैं फाइनेंस एक्ट 2016 में। यानी 2017 में जिन लोगों का एग्जाम है उनके लिए ये लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली है तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट। रिटर्न ऑफ इनकम ना ही हमको केवल स्टडी में सपोर्ट करेगा, एग्जामिनेशन में सपोर्ट करेगा, बट हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी पूरी की पूरी तरह सपोर्ट करेगा। इसके बाद जो हम लोग एक चैप्टर पढ़ने जाएंगे उसका नाम है, मैं अभी से बता दूं, वो इसलिए बता दूं क्योंकि आगे चलकर टेंशन होने वाली है। टेंशन इसका मतलब असेसमेंट प्रोसीजर। ओके, यानी रिटर्न ऑफ इनकम के बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज योर असेसमेंट प्रोसीजर। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस करने के लिए इन दो टॉपिक्स पर ही ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो छोटा सा टॉपिक है रिटर्न ऑफ इनकम, उसकी बात स्टार्ट करते हैं। क्या है ये रिटर्न ऑफ इनकम? हम लोगों ने अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम देखे। क्यों देखे? हमने सैलरी पढ़ लिया, हाँ सर आपने पढ़ा दिया ये हेड। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाँ सर खत्म हो गया। पीजीबीपी ओवर, कैपिटल गेन डन, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डन। ये टॉपिक्स हम लोग, ये हेड ऑफ इनकम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने क्लबिंग ऑफ इनकम भी देखा, जी सर। हम लोगों ने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी देखा, माइनस होगा केवल। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी देखा, जी सर। इसके बाद हम लोगों ने डिडक्शंस की बात की थी, बिल्कुल। ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई। इस टैक्सेबल इनकम पे आपने जो डिडक्शन लेने के बाद जो आया, टैक्स कैलकुलेट किया। अब टैक्स कैलकुलेट करने के बाद क्या, अगर हम टैक्स रेट्स का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाता है टैक्स। इंटरेस्ट, पेनाल्टी सब जोड़ जाड़ करके सब किनारे करने के बाद अब हमारे पास ये फिगर आ गई। ये जो अमाउंट हमारे हाथ में आया है इसका क्या हम लोग यहाँ इतने महीनों से जो मेहनत कर रहे थे केवल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए या टैक्स पेमेंट करने के लिए? क्या टैक्स कैलकुलेट हो गया, झंझट खत्म, आप अपने घर हम अपने घर? ना, गवर्नमेंट को टैक्स का अमाउंट चाहिए भाई। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स का अमाउंट चाहिए। और गवर्नमेंट इस टैक्स को कैसे लेगी? मान लेते हैं टैक्स का अमाउंट आ गया 2 लाख रुपीस। हम क्या करेंगे? एक चेक ले लेंगे या घर से कैश उठाएंगे बिजनेस से, गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे। किस डिपार्टमेंट में जाएंगे? सर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे और वहां पर आप इस टैक्स को जमा कर देंगे। दिमाग से निकाल दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी कैश में डील नहीं करता, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट कभी कैश में डील नहीं करता। उसके लिए आपको ये अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। कहाँ डिपॉजिट करना पड़ेगा? अच्छा, बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो वहां से हमको क्या मिलेगी? रिसीट। और उस रिसीट को लेकर के आप अपने घर पे रखेंगे। क्या करेंगे? घर पे रखेंगे, बस ना। अरे नहीं सर, डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा? डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि मैंने टैक्स पे कर दिया है
और मुझे इतना टैक्स पेमेंट करना चाहिए था, और ये बताने के लिए डिपार्टमेंट को, कौन से डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बताने के लिए कि मेरी ये टैक्स लायबिलिटी थी, मैंने इस टैक्स लायबिलिटी का इतना अमाउंट पे कर दिया, पूरा आधा कुछ भी, ये हिसाब किताब बताने के लिए हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ती है। क्या फाइल करनी पड़ती है? रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ती है। अच्छा, तो ये बात, इसी रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में आज हम लोग यहां डिस्कस करने बैठे हैं। हाउ टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, हाउ टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, हम लोग रिटर्न ऑफ इनकम कैसे फाइल करें। तो आज तो हम लोग एकेडमिक बात करेंगे कि भाई रिटर्न ऑफ इनकम होती कितने तरह की हैं, क्या होती हैं, समझ में आ गया। कितने तरह की रिटर्न ऑफ इनकम होती हैं, what are those persons who are needed to file their return of income and what are those persons who are not required to file their return of income with the department. Okay, what was the return, what are the return formats or form, we will discuss later on. आज तो हम इस बारे में बात करेंगे भाई केवल कि वो रिटर्न ऑफ इनकम क्या क्या है, किन एसेसीज के ऊपर ऑब्लिगेशन डाला गया है रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करने के लिए। तो स्टार्ट किया जाए। जी सर, तो ये तो कहानी समझ में आ गई कि हमको रिटर्न ऑफ इनकम डिपार्टमेंट में क्यों सबमिट करना पड़ता है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 से। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होगी सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 1, जो इस चैप्टर का, इस पर्टिकुलर टॉपिक का बेसिक सेक्शन है। 139(1) कहता है हर एक कंपनी, मैं जो बोल रहा हूं ढंग से सुनेंगे, हर एक कंपनी एसएससी, ओके, हर एक फर्म एसएससी, ओके, यानी अगर कोई पर्सन फर्म है और कोई पर्सन कंपनी है तो ये कंपनी फर्म को अपनी रिटर्न ऑफ इनकम, जिसको हम शॉर्ट में अब ROI बोलेंगे, रिटर्न ऑफ इनकम हर हालत में जमा करनी ही करनी है। मीन्स दे आर अंडर एन ऑब्लिगेशन, certainly they are under an obligation to file their return of income with the department. Is it clear? They cannot escape themselves to not to file their return of income. They have to file their return of income in every case. Means if it is a case of a company or it is a case of a firm, they are needed to file their return of income in each and every केस। अब चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी फर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोग को अपनी रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करनी ही करनी पड़ेगी। अगर कोई लोकल अथॉरिटी है, मैं फिर बोलता हूं, अगर कोई लोकल अथॉरिटी है और उनकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स से अधिक है, अगर उनकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से एक्सीड कर जाती है तो लोकल अथॉरिटी को भी अपनी रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी। मीन्स एवरी कंपनी एंड एवरी फर्म्स आर नीडेड टू फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम, दैट्स इट। एवरी लोकल अथॉरिटी आर नीडेड टू फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम if their income are in excess of the basic exemption limit. Is it clear? Yes sir. आते हैं तीसरे केस में, इन केस ऑफ एनी अदर एसएससी। तो सर अदर एसएससी कौन कौन से बच गए बताऊं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। क्योंकि हम लोगों ने कंपनी, फर्म और लोकल अथॉरिटी की तो बात कर ली, बाकी बचे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इनके केस में कहा गया है कि इन केस ऑफ अदर पर्सन्स, अच्छा जी, इफ द टोटल इनकम ऑफ एनी, इफ हिज टोटल इनकम
और द टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये मेरी सारी इनकम है प्लस क्लबिंग कर दो, बताया था ना जी सर। तो अगर किसी इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में उस एसएससी की अपनी इनकम प्लस किसी दूसरे की क्लबिंग वाली इनकम ऐड करने के बाद टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से, यानी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाती है, देन दे आर नीडेड टू फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरीली। ओके, बस ना जी सर, बस दिस इज योर बेसिक सेक्शन। और इसमें बहुत ही अच्छा एक अमेंडमेंट आया इस साल से नहीं, लास्ट ईयर में। क्या अमेंडमेंट आया था जरा वो बताइए, कि अगर किसी एसएससी के पास अगर वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, कौन है, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, अगर कोई एसएससी ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है और उसके पास कोई बेनिफिशियल ओनरशिप में कोई एसेट है जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अब तक तो हम लोग उन एसएससीज को कैच कर रहे थे जो हमें मालूम है, उनकी उन इनकम्स को कैच कर रहे थे जो इंडिया में हैं। कई एसएससीज बच जाते थे, कहते थे कि हमारी तो कोई इनकम ही नहीं है इंडिया में, और वो रिटर्न फाइल नहीं करते थे। उनकी एसेट आउटसाइड इंडिया में होती थी, उनके बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया में होते थे, बट दे वेयर नॉट फाइलिंग देयर रिटर्न ऑफ इनकम। But now whatever the income is, it is even if it is a single rupee, even if there is a loss, we don't care at all. You are needed to file your return of income compulsorily if you are a beneficial owner, if you are a beneficial owner of any property which is located outside India, or if you have any bank account which is governed by you and the bank account is outside India, then again you are needed to file your return of income compulsorily. अच्छा सर थोड़ा कंफ्यूजन, फिर से आप एक बार बताइए। मैंने अब तक आपको केवल इतनी बात बताई कि अगर कोई कंपनी है या कोई फर्म है, फर्म का मतलब मेरा पार्टनरशिप फर्म से है, एओपी बीओआई नहीं, फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म से। अगर कोई कंपनी है या कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उनको हर हालत में अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होगी। अगर कोई लोकल अथॉरिटी है और उसकी इनकम एक्सीड कर जाती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, तो उनको भी अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। अगर कोई और पर्सन है, कौन पर्सन है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, अगर उनकी अपनी इनकम और किसी दूसरे की क्लब्ड इनकम जो उनके में अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट क्लब होनी है, क्लब इनकम करने के बाद मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से अधिक हो जाती है, देन ऑल्सो दे आर नीडेड टू फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम। कोई दिक्कत नहीं थी। ये 3 पॉइंट तो सर बहुत अच्छी तरीके से है। ये जो चौथा पॉइंट आपने, फोर्थ पॉइंट बताया कि अगर कोई रेजिडेंट जिसमें जो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो और उसको भी अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, अगर 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 उसकी कोई एसेट आउटसाइड इंडिया लोकेटेड हो। जरा देखें, अ रिटर्न ऑफ इनकम और लॉस फॉर द प्रीवियस ईयर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। अभी तक मैंने ड्यू डेट के बारे में कुछ भी नहीं कहीं बोला। has to be filed by every person, individual, HUF, firm, AOP, BOI, being a resident, if such person at any time during the previous year, at any time during the previous year, at any time underline कर लें, doesn't mean at all that at the end of the year you must possess this thing, but at any time during the previous year, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च एंड तक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपके पास ये चीजें थी, क्या थी, होल्ड एज अ बेनिफिशियल ओनर। ओनर मतलब मालिक, ओनर मतलब मालिक, मैं मालिक ही हूं और किराया भी मुझे मिलता है। 2 मिनट के लिए मान लें तो इसको हम कहते हैं बेनिफिशियल ओनर। और अदरवाइज एनी एसेट इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी, यानी पार्टनरशिप वगैरह करते हैं, होल्ड एज अ बेनिफिशियल ओनर और अदरवाइज any asset
located outside India or has a signing authority in any account located outside India. तो अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, या आपके पास कोई एसेट है जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, और आप बेनिफिशियल ओनरशिप रखते हो उस पर्टिकुलर एसेट पर, तो आपको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम तो फाइल करनी ही करनी है। आप बच नहीं सकते कि हमारी इनकम जीरो है, 10 रुपये है, 50 रुपये, डजंट मीन एट ऑल। Point number 2, it is a beneficiary. If it is a case of a beneficiary not a beneficial owner, beneficial owner और beneficiary में फर्क होता है। beneficial owner का मतलब the person who possesses the asset is in his name, and he gets the amount of rent or the amount of income or interest, whatever the case is. तो इंटरेस्ट और इनकम रेंट उसी बंदे के नाम से है जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, वो प्रॉपर्टी या एसेट उसके नाम से, उसको हम कहते हैं बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियरी का मतलब एसेट किसी और के नाम से, रेंट किसी और को मिल रहा है, इसको हम कहते हैं बेनिफिशियल पर्सन इज अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। मैं कोई बेनिफिशियल ओनर हूं एसेट का, तो मुझे तो रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। अगर मैं ओनर हूं, बेनिफिशियरी आप हैं, और अगर मैं रिटर्न दाखिल कर दूं, आपको रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बेनिफिशियरी हैं तो आपको रिटर्न दाखिल करनी ही करनी है। लेकिन अगर मैं रिटर्न दाखिल कर दूं, आई एम द ओनर, आई एम नॉट द बेनिफिशियर, आई एम ओनर ओनली इफ आई हैव फाइल the return of income and includes that particular property which is located outside India, then in that case you are not under an obligation to file your return of income for that purposes only. So however an individual being a beneficiary of any asset located outside India would not be required to file return of income where income, if any, arising from such asset is includable in the income of any other person as a above. ए का मतलब बेनिफिशियल ओनर, तो वहां पर उसको रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर रिटर्न दाखिल हमको किस तारीख तक कर देनी है, व्हाट इज द ड्यू डेट? अगर मैं कहता हूं कि हमारा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट हो गया और 31 मार्च 2017, जिसको आप शॉर्टकट में कहते हैं 16-17, और आप कहते हैं हमारा असेसमेंट ईयर है 17-18, विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 एंड एंड्स ऑन 31 मार्च 2018। हम इसी असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं। तो ड्यू डेट क्या? अब तक हम लोगों ने केवल इतना सीखा कि कोई भी कंपनी हो या कोई भी फर्म हो, उनको अपनी रिटर्न तो दाखिल करनी ही करनी है। अच्छा, कोई भी लोकल अथॉरिटी हो, अगर उनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाए तो उनको भी रिटर्न दाखिल करनी है। मैंने कहा अगर कोई और पर्सन है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और उनकी अपनी इनकम और किसी दूसरे की क्लब वाली इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से अधिक हो जाती है, तो उनको भी अपनी रिटर्न दाखिल करनी पड़ती है। इसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन, कौन सा ऐसा पर्सन जो रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और उसकी इनकम में शामिल है, या कोई ऐसी एसेट उसके पास है जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है जिसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी शामिल है, तो उसको भी अपनी रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी, चाहे लाभ हो या हानि, मीन्स प्रॉफिट हो या लॉस, irrespective of the fact. In the same way, if he have any bank account located outside India, then also they are needed to file their return of income as well. मैंने कहा ये बेनिफिशियल ओनर था, लेकिन मैं ओनर हूँ, आप बेनिफिशियरी हो, तो अगर आप बेनिफिशियरी हो रेंट और इंटरेस्ट पाने के उस एसेट से, तो आपको भी अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बेनिफिशियरी हो, मैं ओनर हूं और मैंने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में उस इनकम को शामिल कर लिया है, तो आपको माफ कर दिया गया है। तो सर अब आप हमें ड्यू डेट तो बता दो। ड्यू डेट के बारे में
याद रखेंगे आप। चलिए 3 डेट्स में बताऊंगा। कितनी डेट्स? सितंबर, नवंबर एंड जुलाई। देखें बोल्ड लेटर्स में मैंने दिया है सितंबर, नवंबर एंड जुलाई। नवंबर में वो लोग आते हैं जिनका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होता है। ओके, यानी सेक्शन 92E में आने वाले एसएससी, सेक्शन 92E में आने वाले एसएससी जिनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं वो यहाँ कवर होते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ आपको एक अच्छी तरह से, 3 डेट्स में बोलूँगा, सितंबर, नवंबर एंड जुलाई। तो पहले मैं नवंबर को ख़त्म कर दूँ, फालतू का मैटर है, फालतू का इसलिए क्योंकि एक स्पेसिफिक केस है। नवंबर में वो एसएससीज आएंगे जिनका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, अगर दोनों को कंबाइंड करके बात की जाए तो ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में कवर होते हैं। जी सर, 92E, सेक्शन 92E। तो उस सेक्शन में आने वाले एसएससीज की बात की जा रही है। टॉपिक इज ओवर। अब नवंबर की बात अब हम लोग नहीं करेंगे। अब मेरा नंबर है, नवंबर है, कोई बात नहीं होगी। अब हम बात करेंगे केवल अक्टूबर की, सितंबर की एंड जुलाई की। तो सितंबर एंड जुलाई, जुलाई में वो लोग आएंगे जो ना तो सितंबर में आए ना नवंबर में आए। नवंबर यानी जिनका कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या ट्रांसफर प्राइसिंग का केस नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, जुलाई में वो लोग आएंगे, 31 जुलाई तक उन लोगों को रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी जो ना तो नवंबर वाले केस में आते हैं और ना ही सितंबर वाले केस में आते हैं। तो पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि सितंबर वाले केस में कौन कौन शामिल होते हैं तो हमारे लिए टॉपिक ईजी है। सितंबर बता दीजिए सर, ड्यू डेट हो जाएगी हमारी। तो सितंबर में है वेयर द एसएससी इज अ कंपनी, अ फर्म। कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी, उसकी ऑडिट होनी ही होनी है, होनी ही होनी है। तो अगर ऑडिट कंपल्शन है कंपनी के केस में, तो ऑडिट का केस है तो उसको थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा। जुलाई में कैसे कर पाएगा वो? तो कहा गया 2 महीना और ले लो। जुलाई के बाद 30 सितंबर तक तुम अपनी रिटर्न दाखिल कर देना। अगर कोई पर्सन है जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट रिक्वायर्ड हैं टैक्स ऑडिट के लिए इस एक्ट में, तो उनको भी कहा गया है आप सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं अपनी रिटर्न ऑफ इनकम। अगर कोई वर्किंग पार्टनर, वर्किंग को अंडरलाइन कर लेंगे, अगर कोई वर्किंग पार्टनर है जिसकी ऑडिट होनी जरूरी है, जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर दिस एक्ट, देन ऑल्सो दे विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। यानी 30 सितंबर की कैटेगरी में ये 3 लोग आते हैं। 30 सितंबर वाली कैटेगरी में ये 3 लोग आएंगे। पहला, अगर कोई कंपनी है तो 30 सितंबर तक रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी। अगर कोई फर्म है या कोई भी पर्सन है जिसका ऑडिट होना जरूरी है तो उनको भी सितंबर में रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी। और अगर कोई वर्किंग पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में और उसका इंडिविजुअली, हम पार्टनर की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कंपनी को तो सितंबर मिलना ही मिलना है। इसके अलावा जितने भी एसएससी हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, ओपी हो, बीओआई हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, लोकल अथॉरिटी हो, कोई भी केस हो, कंपनी को छोड़ दो। अगर इन एसएससीज में किसी का भी टैक्स ऑडिट होना है तो 30 सितंबर है। और मैंने कहा अगर कोई वर्किंग पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में और उसकी भी बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट होनी जरूरी है इस एक्ट के हिसाब से, तो उसको भी 30 सितंबर तक रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा यानी 30 सितंबर में जो लोग नहीं फॉल करते और 30 नवंबर में जो लोग फॉल नहीं करते 92E वाले, उन सबको 31 जुलाई में रिटर्न दाखिल कर देना है। टॉपिक इज ओवर। सेक्शन 139(1) इज ओवर। होप सो अच्छी तरह समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज़ मिसिंग है जो आप लोगों ने पूछी नहीं और मैंने अभी तक बताई नहीं। सर वो क्या चीज़ है? ये जो 30
सितंबर है, 30 नवंबर है या 31 जुलाई है? सर आप किस ईयर की बात कर रहे हैं? हमने साल भर कमाया, साल भर कमाया, साल भर कमाया, सरकार ने कभी उफ इफ तक नहीं किया और कहा कमाओ बेटा जितना कमा सकते हो। कमा लेने के बाद और साल खत्म होने के बाद जिस असेसमेंट ईयर में आप फॉल करेंगे उस असेसमेंट ईयर की ये ड्यू डेट्स हैं। ओके, यानी 17-18 में 30 सितंबर 2017 को हम इसकी रिटर्न दाखिल करेंगे। किसकी? 30 सितंबर में जो ऑडिट के केस होंगे और कंपनी का केस होगा। अच्छा, 30 नवंबर को हमें रिटर्न दाखिल करनी पड़ेंगी। सर किसकी रिटर्न? इस साल की रिटर्न 30 नवंबर को दाखिल करनी पड़ेंगी। ये ड्यू डेट है 30 नवंबर, अगर वो 92E प्रोविजंस में आता है। सर 31 जुलाई 2017 बाकी जितने भी एसएससीज बचे उनको अपनी इस साल की प्रीवियस ईयर की इनकम को इस साल के रिटर्न इस डेट में रिटर्न ऑफ इनकम में दाखिल कर देना है। जी सर, अब तो क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, हटा सकते हैं, अभी नहीं। अच्छा, अब आते हैं एक पॉइंट जो मैंने अभी तक 139(1) में आपसे छुपाए रखा। अब तक छुपाए रखा, क्या छुपाए रखा वो भी बताएं। मैंने जब ऊपर का प्रोविजन पढ़ा था 139(1) में, तो पॉइंट नंबर 3 में जरा देखें तो बोल्ड लेटर्स में ब्रैकेट में कुछ चीजें मैंने नीचे दी हुई हैं, उनको मैंने नहीं पढ़ा। उसमें केवल इतना पॉइंट लिखा है कि अगर कोई पर्सन जो कंपनी नहीं है, कोई पर्सन जो फर्म नहीं है, लोकल अथॉरिटी नहीं है, उनको छोड़कर बाकी जितने भी पर्सन बचे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनको सेक्शन 10A, 10B, 10BA, 1038 इस साल का अमेंडमेंट है, 1038 इस साल का अमेंडमेंट है, एंड चैप्टर 6A के प्रोविजंस के पहले उनका इफेक्ट दिए के बिना, मीन्स मैं इंडिविजुअल हूँ, एचयूएफ हूँ, एओपी हूँ, बीओआई हूँ या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हूँ, अगर मैं कोई इनकम कमाता हूँ 10A में तो एग्जेम्पशन मैं ले लेता हूँ ना 10A का। तो मैंने तो यहाँ पर 10A का एग्जेम्पशन ले लिया और आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि सेक्शन 10 की कोई भी चीज़ इनकम का पार्ट नहीं बनती। यानी मान लेते हैं इस पर मेरा 2 लाख था और बाकी मेरा 1 लाख था, चले 50,000 था, बाकी इनकम 50,000 और 2 लाख की इनकम मेरी 10A से थी, यहाँ 10B से थी, यहाँ 10BA से थी, या फिर 1038 से थी। तो कहा गया इसका इफेक्ट क्यों दे रहे हो, पहले जोड़कर देखो तो सही। 2.5 लाख थी, इसको जोड़कर देखो तो सही, कोई इफेक्ट मत दो 10A 10AB का। मतलब कहने का कि बिना 10A की छूट दिए, बिना 10B की छूट दिए, बिना 10BA की छूट दिए, बिना 1038 की छूट दिए और बिना चैप्टर 6A को दिए, यानी डिडक्शन 80C to 80U, बिना इन चीज़ों के अगर किसी एसएससी जो तीसरी कैटेगरी में है ये 4, उनकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से अधिक है क्लबिंग को लेकर के, दे आर नीडेड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। दे कैन नॉट टेक प्ली दैट आफ्टर गेटिंग द एग्जेम्पशन द अमाउंट ऑफ इनकम इज बिलो द एग्जेम्पशन लिमिट, नॉट एट ऑल। वो इस तरह का कोई प्ली नहीं ले सकते। अब समझ में आई ना बात जी? तो मैंने वो टॉपिक चूंकि छोड़ रखा था, बताना जरूरी था। और इस साल का अमेंडमेंट इसमें ऐड हुआ है 1038। 1038 सर 1038 पहले तो ये बताइए 10A होता क्या है, 10B होता क्या है, 10BA होता क्या है, 1038 होता क्या है। चैप्टर 6A तो हम लोग को मालूम है कि वो हम लोग का डिडक्शन होता है 80C to 80U। ये 10A स्पेशल प्रोविजन, 10B स्पेशल प्रोविजन। अगर हम बात करें 10A तो स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू अंडरटेकिंग इन फ्री ट्रेड जोन। देखिए मैंने नीचे सेक्शन रेफरेंस दे रखे हैं आपके समझने के लिए, आप बार बार पीछे तो जाते नहीं, आपकी आदत है रट्टा मारने की।
आपको अगर ये सेक्शन दे दिया जाता है ना तो आप कहते 10A 10B 10B8 सेक्शन 1038 एंड चैप्टर 6A का डिडक्शन दिए बिना। अरे ये भी तो समझ लो कि 10A में दिया क्या हुआ है, स्पेशल प्रोविजन विद रिलेशन टू फ्री ट्रेड जोन, स्पेशल प्रोविजन 10B में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू 100% EOU, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन आर्टिकल और थिंग BA। 1038 में हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में देखा था, जिसमें इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को एग्जेम्पशन दिया गया था। अगर STT लगता है तो याद होगा कैपिटल गेन में इस टॉपिक को मैंने सबसे लास्ट या सेकंड लास्ट में पढ़ाया था जी सर। और सेक्शन 92E इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अभी बताया, चैप्टर 6 से डिडक्शन सेक्शन 80C to 80U। तो आपको बीच बीच में इस तरह के जितने भी सेक्शन रेफरेंस होंगे मिलते रहेंगे, तो आपको उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत न को। अब अगर आप एक बार सेक्शन 139(1) 1 मिनट देते हैं, देख लेंगे तो बेटर होगा, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट सेक्शन 139(2). चलें, सेक्शन 139(1)A ऑप्शन टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम टू एम्प्लॉयर। होता क्या है, एम्प्लॉई, अब मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में 500 एम्प्लॉई काम करते हैं और उसमें से मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ अपना अपना रिटर्न सबमिट करते हैं, मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ अपना अपना रिटर्न सबमिट करते हैं। अब उन एम्प्लॉयज़ को अगर मैं कह दूं अपना अपना रिटर्न सबमिट करो, तो वो कभी इधर दौड़ेंगे, कभी उस CA को पकड़ेंगे, मतलब वकील CA के पीछे। मैंने उनसे कहा क्यों मगजमारी करते हो, एक काम करो, तुम लोग अपनी रिटर्न हमको सबमिट करो, I'll be the responsible person to submit all of your returns before the department. What's the problem in that? Nothing sir, बस इतना ही बोला गया है। और अगर आप एम्प्लॉयज़ ने मेरे एम्प्लॉयर के, मतलब मैं एम्प्लॉयर के पास अपनी रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल कर दी, तो मान लिया जाएगा कि ऊपर वाला सेक्शन यानी 139(1) मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपने फुलफिल कर लिया। तो जरा देखें, लिखा है दिस सेक्शन गिव्स एन ऑप्शन टू अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल। जाहिर सी बात है नौकरी कौन करता है, इंडिविजुअल। बीइंग एन इंडिविजुअल who is in receipt of income chargeable under the head salary to furnish a return of its income for any previous year to his employer। एम्प्लॉयर के पास जमा करेगा, डिपार्टमेंट में नहीं ले जाएगा, वो जो एम्प्लॉय होगा किसको जमा करेगा, एम्प्लॉयर के पास जमा करेगा। सच एम्प्लॉयर शैल फर्निश ऑल रिटर्न ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय हिम। तो मुझे जितने भी अपने एम्प्लॉयज से रिटर्न्स मिलेंगी बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर द ड्यू डेट, यानी ऐसा नहीं कि आप रिटर्न ऑफ इनकम मुझे ड्यू डेट के बाद जमा करो और दांत दिखा दो सर हमने तो 139(1) फॉर्मेट पूरा कर लिया, नहीं भाई ऐसे कैसे हो गया। तो बिफोर द ड्यू डेट जिस किसी भी फॉर्मेट में आपने दिया हो तो कहा गया एंड मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन सच केस एनी एम्प्लॉय who has filed return of income to his employer shall be deemed to have furnished the return as per section 139(1)। मान लिया जाएगा कि आपने अपने ऑब्लिगेशन से छुट्टी पा ली, अब वो मेरी ऑब्लिगेशन हो जाएगी कि मैं उसको डिपार्टमेंट के पास सबमिट करूं। किसी भी मीडिया में, रेडेबल मीडिया में होना चाहिए, CD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। अच्छा, सेक्शन 139(1)B की बात करते हैं। सेक्शन 139(1)B की बात करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न अगर मैं अपनी चाहूं तो मैं भी उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में दे सकता हूं। कैसे? दिस सबसेक्शन एनेबल्स द टैक्स पेयर, कोई भी हो, टू फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम इन कंप्यूटर रेडेबल मीडिया विदाउट इंटरफेस विद द डिपार्टमेंट। मैं इंटरफेस नहीं करना चाहता, मैं डिपार्टमेंट के पास जाना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता वो हमारा चेहरा देखें या हम उनका चेहरा देखें। चलो एक काम करते हैं, कंप्यूटर ओपन करते हैं, नेट से कनेक्शन करते हैं, ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर देते हैं। चलो, इट प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू अ पर्सन बोथ कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट, मीन्स ऑल द पर्सन्स आर नाउ कवर्ड अंडर दिस सेक्शन, रिक्वायर्ड टू फर्निश अ पर्सन or required to furnish a return of its income on or before the due date in such form CD, hard disk, such return shall be deemed to have furnished as per the section 139(1). मान लिया जाएगा अगर 139(1)B में आप रिटर्न दाखिल करते हैं तो मान लिया जाएगा कि आपने सेक्शन 139(1) में रिटर्न दाखिल कर ली।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो अभी फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। 139(3) की बात करते हैं और इसमें भी इस साल एक अमेंडमेंट आया है। अभी मैंने 139(1) में आपको 1038 बताया, वो इस साल का अमेंडमेंट है, इसके पहले 1038 नहीं लिखा था। अच्छा, अब आते हैं 139(3) की बात करते हैं, इसमें भी एक अमेंडमेंट आया है। जरा ढंग से सुनेंगे, इम्पॉर्टेंट है। कई केस लॉ खत्म, 139(3), 139(4), 139(5) में आप लोग देखेंगे, मजा आएगा। फिलहाल 139(3) की बात करते हैं, बताता है लॉस रिटर्न के बारे में। सर लॉस रिटर्न, ये तो रिटर्न ऑफ इनकम है ना, और यहाँ बार बार आपने चीख चीख कर बोला था लिमिट के ऊपर, लिमिट के ऊपर, लेकिन लॉस में अगर कोई बंदा है तो उसको रिटर्न दाखिल करना, मतलब बात बिल्कुल पची नहीं, हजम नहीं हुई, डाइजेस्ट नहीं हुई, तो डाइजेस्ट करवा देते हैं, डाइजिन पिला देते हैं। क्या है ये लॉस रिटर्न? लॉस रिटर्न कहता है मैं एक एसएससी और मेरे पास जो इनकम है वो पीजीबीपी की इनकम है, मेरे पास जो इनकम है वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम है, मेरे पास जो इनकम है वो स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम है, मेरे पास जो इनकम है वो कैपिटल गेन की इनकम है, और मेरे पास जो इनकम है वो ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस की इनकम है। मैं फिर से बोलता हूँ, मेरे पास नॉर्मल बिजनेस की इनकम है, मैंने क्या बोला? इनकम। अच्छा, मेरे पास स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम है, मेरे पास स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम है, 35 AD याद होगा जी सर, याद है। मेरे पास कैपिटल गेन की इनकम है, और मेरे पास ओइंग यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस की इनकम है। अगर प्रॉफिट है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन केस ऑफ ये निगेटिव इनकम है मेरे पास, निगेटिव इनकम है मेरे पास, निगेटिव इनकम है मेरे पास, और निगेटिव इनकम है मेरे पास, अगर इन चीजों में मेरे पास निगेटिव इनकम है तो बट ऑब्वियस है आप कहेंगे सर कैरी फॉरवर्ड करो। आप खुद कहेंगे सर इन केस ऑफ एनी लॉस वी आर एंटाइटल्ड टू गेट इट कैरी फॉरवर्ड। यस, we can do so, but without filing return of income, how the department will come to know about your loss? The first of all, you have to let them know that what's the amount of loss do you have right now and what's the amount of loss you want to carry forward for future set off. तो क्या करें कैरी फॉरवर्ड? तो क्या करें? क्या डिपार्टमेंट को ये जानने का हक नहीं कि हमारे बिजनेस में कितना लॉस हुआ और मैं उसको कितना कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं? लॉस होने के कारण आपको रिटर्न दाखिल करने से मना कर दिया जाए, इससे गलत बात क्या हो सकती है? नेक्स्ट ईयर आप जाकर के कहो हमारा लॉस तो 5 लाख के बदले 8 लाख हुआ था। अरे आप बोल सकते हो अगर आपको रिटर्न भरने से मनाही की गई है तो डिपार्टमेंट ने कहा है ऐसे कैसे मना कर देंगे आपको रिटर्न भरने से? अगर आप सेक्शन 72, 73, 73A, 74 और 74A के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको अपनी लॉस रिटर्न ड्यू डेट जो बताई थी सितंबर, नवंबर और जुलाई में दाखिल करनी पड़ेगी। ड्यू डेट या उससे पहले आपको ये रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी। एवन दो यू आर इन लॉस, बट फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड दीज लॉसेज you are needed to file again your return of income before or by the end of the due date। कर लो दाखिल। सर इसमें अमेंडमेंट कहाँ है? ये है इस साल का अमेंडमेंट।
अब तक केवल लास्ट टाइम तक हम बोलते थे 72, 73, 74, 74A, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ता है 72, 73, 73A, 74, 74A। ठीक है ना? तो ये सेक्शंस आपके दिमाग में सेट हैं? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ, तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो, क्योंकि सैलरी में तो कभी कोई लॉस होता ही नहीं है, आपने ना पीजीबीपी और कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज तो कवर कर लिया, तो बचा हमारा सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। तो सैलरी में तो कभी लॉस होता नहीं, बिल्कुल सही है। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस तो हो सकता है ना, वो क्यों नहीं कवर किया? तो अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो क्या उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बिना रिटर्न ऑफ इनकम भरे? जी हाँ, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बिना इनकम, बिना रिटर्न दाखिल किए। क्यों सर? अगर कॉमन सेंस है तो आप खुद कोशिश करिए जानने की क्यों। हम लोग जब टैक्स लगाते थे हाउस प्रॉपर्टी में, ग्रॉस एनुअल वैल्यू पर लगाते थे। अरे वो मकान जो खाली रहता था उस पर भी हम लोगों ने एक्सपेक्टेड रेंट पर टैक्स लगाया था, याद आया होगा? जी सर। हाँ, केवल हमको छोड़ा गया था एक घर पे जिसमें मैं खुद रहता था थ्रू आउट द ईयर, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उसमें लॉस आ सकता है, बाकियों में इंटरेस्ट के कारण लॉस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो तो बनी बनाया मेथड है, तो उसमें कौन सा टिटिम्मा, कोई दिक्कत नहीं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इवन दो यू आर इन लॉस एंड यू आर नॉट गोइंग टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम, then also you can carry forward this loss. What about the unabsorbed depreciation? सर इसको तो आपने बताया ही नहीं, ये तो 32(2) में कवर होता है, क्योंकि unabsorbed depreciation is not your business loss. Business loss is quite different loss from the unabsorbed depreciation. Both of these two are in a different direction. Unabsorbed depreciation has its own merits and demerits, and it has its own rules or provisions, and in the same way business loss has their own provisions. So business loss doesn't include the amount of unabsorbed depreciation, and unabsorbed depreciation are covered by section 32(2) जो इसको कैरी फॉरवर्ड के लिए बोलता है। तो आपके कहने का मतलब फिर ये मान लिया जाए कि अगर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है और अगर हमने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा ये मिलेगी कि हम बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। जी हाँ, आपकी सोच बिल्कुल सही है, कहीं गलत नहीं है। मैं फिर से बताता हूँ, मैंने 139(3) में केवल आपको इतना बताया कि अगर कोई एसएससी है और उसको लॉस होता है किन किन सेक्शंस में, जरा बताएं। पहला लॉस होता है बीजीबीपी नॉर्मल 72 जिसको कवर करता है कैरी फॉरवर्ड के लिए, स्पेक्युलेटिव बिजनेस जिसको कवर करता है कैरी फॉरवर्ड के लिए 73A 73, और उसके बाद स्पेसिफाइड बिजनेस 73A, अगर उसमें कोई लॉस बच गया तो 74 कैपिटल गेन, 74A ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज। अगर कोई एसएससी इन 5 पॉइंट्स में लॉस कमाता है और उनको वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है तो वो तभी कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा अगर उसने ड्यू डेट के पहले अपनी रिटर्न ऑफ इनकम लॉस 139(3) की रिटर्न दाखिल कर जमा की हो। इसका मतलब ये नहीं इसके लिए कोई अलग फॉर्मेट आ जाएगा, अरे नहीं भाई वही फॉर्मेट है जो 139(1) में आप रिटर्न यूज करते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई एसएससी 139(3) में रिटर्न भरता है ना तो मान लिया जाता है उसने 139(1) में रिटर्न दाखिल कर ली है। जी हाँ, मान लिया जाएगा कि उसने 139(1) की रिटर्न दाखिल की है, कोई फर्क नहीं है 139(1) और 139(3) में। केवल ये बताया गया है 139(3) में द एसएससी हु वांट्स टू कैरी फॉरवर्ड देयर लॉसेस अंडर सेक्शन 72, 73, 73A, 74, 74A देन दे आर नीडेड टू फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर और बाय द एंड ऑफ ड्यू डेट। Yes, but in case of income from house property and unabsorbed depreciation, they are not needed to file their return of income, even though they can carry forward these losses. जी सर, हो गया, समझ में आ गया। अगर कोई एसएससी लॉस रिटर्न 139(3) में दाखिल करता है तो ये मान लिया जाएगा उसने नॉर्मल रिटर्न 139(1) में दाखिल की है। अच्छा जी, ये तो आपने रिटर्न फाइल की,
और अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो आप जैसा खुशकिस्मत नहीं है कोई, ऐसा मत बोलना क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने बर्थडे सही तारीख पे नहीं मनाया या कोई दोस्त भूल जाता है सेम डेट पर विश करने से, तो नेक्स्ट डे बोलता है वो आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, जबकि जा चुका है आपका बर्थडे। लेकिन यहाँ पर भी अगर आपने रिटर्न अपनी समय पर नहीं दाखिल की तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार आपको अभी भी रिटर्न दाखिल करने का समय देगी। तारीख बीत गई लेकिन सरकार ने कहा रिटर्न दाखिल ना करना कोई बुद्धिमानी नहीं है, हम तो अपनी प्रोसीडिंग करेंगे ही करेंगे अगर आप रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे तो। लेकिन मौका देते हैं आपको हम बार बार, रिटर्न दाखिल कर दो, रिटर्न दाखिल कर दो। फिर मौका देते हैं, डेट बीत गई, ड्यू डेट चली गई, रिटर्न दाखिल नहीं हुई, 30 सितंबर, 30 जुलाई, 31 जुलाई बीत गया, आपने रिटर्न दाखिल नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 139(1) की डेट के अंदर, ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल नहीं की है तो हम आपको मौका देते हैं कि आप अपनी रिटर्न दाखिल कर दे। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद 1 साल और, या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर समझ में नहीं आई बात। आपका प्रीवियस ईयर है 31 मार्च 2017 को एंड हो रहा है, तो असेसमेंट ईयर होगा 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, जिसको आप 17-18 का नाम देंगे। इसी में बीच में तारीख थी आपकी 31 जुलाई, आपको रिटर्न दाखिल करनी चाहिए थी, या तो 30 सितंबर या तो 30 जुलाई, ये आपकी ड्यू डेट्स थी। आपने इन ड्यू डेट्स पे रिटर्न दाखिल नहीं किया और साल बीत गया। इस साल को बीतने दो, 18-19 भी खत्म हो जाने दो, यानी आपको मौका मिला है 31 मार्च 2019। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के एंड होने के बाद 1 साल और मौका मिला है। लेकिन 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 अगर आपका असेसमेंट कंप्लीट हो गया है, डिपार्टमेंट ने तो अपना काम करना ही करना है और उन्होंने आपका रिटर्न असेसमेंट कंप्लीट कर दिया 28 फरवरी 2019 को, 28 ऑफ फरवरी 2019 को। तो अगर आपका ऐसा कुछ है केस, तो अगर असेसमेंट खत्म हो गया तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब आपको मौका मिला था रिटर्न दाखिल करने का तो आपने किया नहीं और डिपार्टमेंट अपना काम करता गया और उसने अपना काम खत्म कर लिया। इसके बाद कौन सा रिटर्न दाखिल करना होता है भाई? इसके बाद आपका कोई रिटर्न दाखिल करना माना नहीं जाएगा। तो इन दोनों में से जो पहले हो, मान लेते हैं 28 मई को कंप्लीट हुआ है असेसमेंट, तो आपकी ड्यू, आपको एक तारीख मिल गई 31 मार्च 2019 तक आप अपनी रिटर्न दाखिल कर सकते थे। लेकिन 28 फरवरी को ही असेसमेंट कंप्लीट हो गया तो इसके पहले तक ही आपको रिटर्न दाखिल की जानी चाहिए थी। 28 जनवरी को कंप्लीट हो गया असेसमेंट, तो 28 जनवरी तक आपको अपनी रिटर्न दाखिल की जानी चाहिए थी। 28 जनवरी 2020 को अगर आपका असेसमेंट कंप्लीट हो गया तो 31 मार्च 2019 तक आपको अपनी रिटर्न दाखिल कर ली जानी चाहिए थी। जी सर, बस इतना है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। इस साल इसमें भी बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। जरा देखें मेरा असाइनमेंट, उसमें मैंने लिखा हुआ है सेक्शन 142(1) की नोटिस और मैंने उसको काटा हुआ है और ऊपर स्टार लगाया है, तो इसका मतलब वो भी इस साल का अमेंडमेंट है। अब ये वर्ड किसी काम लायक नहीं रहा, अब हम ये नहीं बोलेंगे, हम केवल इतना ही बोलेंगे 139(1). कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है? 1 मिनट देते हैं। सेक्शन 139(1), सेक्शन 139(1)A, सेक्शन 139(1)B, सेक्शन 139(3), सेक्शन 139(4 रिवीजन करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ें।
139(4)(a). इसको हिंदी में कहते हैं चार, और यहाँ पर भी वर्ड लिखा है चार। चार से बनता है चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। तो सेक्शन 139(4)(a) यानी चैरिटेबल ट्रस्ट। कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट हो या कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, अगर वो चैरिटेबल ट्रस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सेक्शन 11 एंड 12 में इनको बेनिफिट दिया हुआ है। जी सर, सेक्शन 11 एंड 12 में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट को हम लोग सोसाइटीज को बेनिफिट देते हैं। चैरिटेबल की डेफिनेशन देखी थी, डिटेल में देखी थी, तो वहां पर हम इनको ये बेनिफिट देते हैं। तो क्या इसको रिटर्न दाखिल करनी जरूरी होती है? बिल्कुल होती है। ध्यान देंगे, क्या देंगे? ध्यान कि अगर चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम बिना इन बेनिफिट्स को दिए हुए, मैं फिर बोलता हूं, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम बिना इन 11 और 12, 11 एंड 12 का बेनिफिट दिए बगैर, without giving the benefits of section 11 and 12, if the income of any charitable trust or institution is in excess of the amount which is not chargeable to tax, then they are needed to file their return of income compulsorily। जी हाँ, कहा गया अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और उसको सेक्शन 11 एंड 12 का बेनिफिट मिलता है, तो भूल जाओ 11 एंड 12 का बेनिफिट मिलता है बिना इस बेनिफिट को दिए हुए। देखो क्या उसकी टोटल इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से अधिक है? आप कहते हैं हाँ सर अधिक है, अब दे देते हैं बेनिफिट तो कम हो जाती है, तो मत दो ना बेनिफिट। बिना बेनिफिट दिए अगर इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से अधिक है तो आपको रिटर्न दाखिल करना ही करना है, सोचना नहीं है। इसी तरह सेक्शन 139(4)(b) रिटर्न ऑफ इनकम बाय पॉलिटिकल पार्टी। तो कहा गया अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसको सेक्शन 13A में, जी याद आ गया, जिसको सेक्शन 13A में बेनिफिट मिलता है, तो कहा गया सेम वही चीज कि बिना ये सेक्शन का बेनिफिट दिए हुए बताओ क्या पॉलिटिकल पार्टी की इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से अधिक है क्या? आप कहोगे यस सर अधिक है, रिटर्न दाखिल कर, कंपल्सरीली रिटर्न दाखिल कर। और अब तो एक नई चीज है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट के अंदर दाखिल नहीं करती है, तो भले ही उसको सेक्शन 13A का एग्जेम्पशन मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा अगर उसने ड्यू डेट के अंदर अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की। तो रिटर्न ऑफ इनकम तो फाइल करनी है, बट द पार्टी विल नॉट बी बेनिफिटेड विद सेक्शन 13A फॉर द पर्पज ऑफ सीइंग और चेक whether the political party is needed to file their return of income or not. They are needed to check that whether the income of the political party is in excess of the maximum amount not chargeable to tax without giving the benefit under section 13A. If your answer is yes, file your return of income compulsorily. आज बस मेरे हिसाब से इतनी चीज़ें दिमाग में जानी जरूरी हैं। नेक्स्ट क्लास में 139(4)(c), 4)(d), (e), (f), फिर 139(5), इसमें भी अमेंडमेंट है, 139(6), 6A एंड 139(9).
डिफेक्टिव रिटर्न तक हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ओवर हो जाए। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।